छोरो, मारो बेटो, हाय हाय भगवान ने मारो छोरो को। अरे कहाँ मर गई गुंजन? अरे मोतिया उतर आया तुम सबकी आंखों में, जो छोरा दिखाई ना दिया किसी को। यहाँ पड़ो जलती मशीन के बगल में। सुन, थारा छोरो है ना, कौन देखेगा? हाँ, पहले गोद भर नारी, अब संभाल नारी। ले ले पकड़। और तुम दोनों से देखा ना जा रहा हमारे पोते को, हाँ, जो मारने पे उतर आई। हाँ, सारी 3 मुश्तंडी छोरियों की सजा हमारे पोते से लेगी क्या? दादी वो मैं चुप चुप रह तुम। थारी माँ ने थारे को चुप रहना ना सिखाया। चल गुंजन चल। ला मुझे दे। ओले 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 मारो छोरो, मारो लल्ला। माँ, दादी हर बार ऐसा करती है। नहीं बेटा। फिर दादी को ऐसा क्यों लगता है? कैसे व्याशी उनका पोता है? मैं उनकी कुछ नहीं हूँ। गुंजन बेटा ऐसा माफ करना रीमा, गुंजन अभी छोटी है, उसका ध्यान नहीं गया होगा। आज मेरी बेटी की वजह से तुम्हारे बेटे को कोई नुकसान हो जाता तो। नहीं दीदी। कहाँ बनेगा मेरा छोरा, कहाँ बनेगा मेरा पोता बड़ा होके कहाँ बनेगा? माँ होकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ। मेरी ही गलती है। 3 बेटियों को पैदा किया, अब बस पढ़ लिख जाएं, अपनी किस्मत खुद बनाएं। भगवान मेरी बच्चियों की मदद करो। वक्त हर पल बदल रहा है और समाज में आते बदलाव और उसकी तरक्की को देखकर बहुत खुशी होती है। आज हमारे यान मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं। हम समुद्र की गहराइयों को नाप रहे हैं, लेकिन अफसोस कि हमारे समाज का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां आज भी लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है, और यही भेदभाव अक्सर समस्याओं और अपराधों को जन्म देता है। राठी परिवार एक भरा पूरा खुशहाल परिवार था, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जैसे उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई हो? हेलो हेलो, हेलो। हनुमान गली के कावेरी अपार्टमेंट्स में रीमा और राकेश रथी रहते हैं, हस्बैंड वाइफ। वो जिसको अपना बच्चा बता रहे हैं वो बच्चा उनका नहीं है। अब आके उस बच्चे को ले जाइए। ये औरत कह रही थी कि कोई हस्बैंड वाइफ है जो एक बच्चे को लिए घूम रहे हैं जो उनका है ही नहीं। सर कोई डिटेल्स दिए? कभी कभी आपसी खुन्नस का भी मामला होता है और एक दूसरे पे इल्जाम लगा देते हैं। खुन्नस का तो कोई मामला नहीं लग रहा था, क्योंकि काफी डरी हुई थी। और वैसे भी आजकल ये बच्चों की किडनैपिंग, उनके शोषण के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। तुम एक काम करो जी, वहां चली जाओ, 2-4 सवाल पूछ लेना। बघूया काय मिळतंय का, कोई इन्फॉर्मेशन निकलती है क्या? जी सर। के बात से? नमस्कार माता जी, मेरा नाम सुशीला है। माता जी यहाँ पास में पल्स पोलियो प्रोग्राम का कैंप लगने वाला है। हम सब घरों से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो तो उसकी जानकारी थोड़ी दे दीजिए। आजा आजा, भीतर आजा। जी बैठ। बच्चे का नाम? यश राठी। बच्चे की उम्र? उम्र 4 महीने। जी। और जन्म की तारीख? 9 दिसंबर को हमारी गोद में आया था हमारा पोता। और कोई बच्चा है छोटा घर में जो कि 5 साल से कम उम्र का है? ना ना, और कोई ना। जी मेरी बेटी है, क्या थी 4 साल की है। चुप रहे, छोरियों को कोई जरूरत ना से सबकी, जो भीतर जा। एक मिनट माता जी, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को बराबर पल्स पोलियो की दवा पिलानी पड़ती है। क्या नाम बताया अपनी बेटी का? जी क्या थी। और क्या उम्र होगी? 4 साल। ठीक है, मैंने डिटेल्स नोट कर ली हैं। जब यहाँ पास में पल्स पोलियो का प्रोग्राम होगा तो अपनी बेटी को लेके जरूर आइएगा। हो गया थारा? लड़की जानकारी? चलो
और घर हमें भी जाना होगा ना। चलो चलो चलो। बहुत जुबान चलने लग गई है थारी। जा भीतर जा। अरे सरिता, तुम्हें पता है वो एविंग वाली लड़की इंजीनियरिंग पास कर ली है। क्या बात कर रही हो? हाँ, टॉप आई है वो। लगता है आप बहुत थक गए हो। हाँ, वो बस दिन भर घूम घूम के पोलियो के लिए जानकारी लिखते रहो, और ये राठी के यहाँ तो बहुत टाइम लग गया। आप राठी परिवार गई थी? ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। अरे रहने दे, ठाट तो रीमा के है। पहले बच्चा नहीं हो रहा था और अब देखो क्या क्या नहीं किया उसने बच्चे के लिए, पता भी है? मुझे तो याद है, उन्होंने मन्नत, हवन, मंत्र, तावीज सब कुछ ट्राई किया था। 6 साल तक बेचारे लोग कोशिश करते रहे पर कोई फायदा नहीं हुआ। शायद किसी डॉक्टर ने उनकी मदद की थी ना। चलो अच्छा हुआ, जैसे भी हो परिवार में खुशी तो आई। वैसे डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर G.S. हुड्डा। डॉक्टर हुड्डा? पूरा नाम क्या है? सर डॉक्टर G.S. हुड्डा। G.S. हुड्डा नाव कुठेतरी ऐकलंय, शायद किसी केस में सुना है। जॉन, तुम एक काम करो, जरा इस हुड्डा के बारे में पता लगाओ। अरे ये तो बंद है। इकडे ये क्लिनिक क्यों बंद है? वो तो पता नहीं, पर हाँ यहाँ पर रेड हुई थी और उन्होंने सब सील कर दिया, तभी से ये क्लिनिक बंद है। और ये डॉक्टर हुडा, उन्हें तो पुलिस तभी पकड़ के लेके चली गई। हेलो, सुबह मैंने डॉक्टर हुड्डा के बारे में आपको पूछा था। असल में सर डॉक्टर हुडा एक अनाड़ी था जो लोगों को ठग रहा था। सर वो औरतों को कुछ दवाई देकर उनका मंथली साइकिल गड़बड़ कर देता, फिर कहता कि वो माँ बनने वाली है, और उसके बाद प्रेगनेंसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम बताकर उन्हें कहता कि अबॉर्शन करना पड़ेगा, जबकि सर प्रेगनेंसी तो कभी थी ही नहीं। ओके ओके, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। पहले कहा जाता था कि बच्चे भगवान की देन है, लेकिन आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो लोग भी जिनकी बच्चा पाने की उम्मीद लगभग मर सी गई थी, आज उन्हें भी ये खुशी मिल पाती है। आप जरूर अपनी खुशियों के लिए हाथ आगे बढ़ाएं और मदद लें, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कहीं कोई आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा। इंस्पेक्टर साहब आप? राठी साहब, आपसे कुछ बात करनी। हाँ आइए। रीमा, भीतर ले जा इसे, संभाल। जी कहिए इंस्पेक्टर साहब। अभी जो अंदर गई वो आपकी बहू रीमा है? हाँ जी इंस्पेक्टर साहब। और वो जो बच्चा था उसका नाम यश है? जी हाँ, लेकिन इंस्पेक्टर साहब बात क्या है? बात यह है राठी साहब कि हमें एक अनजान व्यक्ति का फोन आया था। उसने कहा कि ये जो यश है जिसको आप अपना पोता बता रहे हैं, वो आपके बेटे राकेश और रीमा का बच्चा नहीं है। लेकिन नहीं, हम सिर्फ इंक्वायरी करने आए। अरे तारी हिम्मत कैसे हुई? देखिए, हमारे पास ऐसे कई सारे मामले आते हैं आजकल बच्चों के, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, बताइए इनको। मैं ना जानू सारे काम वाम। अरे तू चुप ना बैठ सके है? अब इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं वो सुन तो ले। मुझे सारे पेपर्स देखने हैं। एक मिनट राकेश बेटा, वो अस्पताल के जो रीमा के बिल्स है ना, वो ला के इंस्पेक्टर साहब को दिखा। राकेश अरे रुक जाओ ना, एक तो पेपर नहीं मिल रहे। अब कहाँ से मिलेंगे पेपर? हाँ, टाइम आने पर किसी चीज की जरूरत हो तो मिले है तुझे? अरे ढूंढ रहा हूँ ना। हाँ तो ढूंढो जल्दी। आप कौन? क्या नाम है आपका? इंस्पेक्टर साहब, यो हमारी बड़ी बहू है। अच्छा, हम खड़ी आके कर रही है? हाँ, काम ना है, जा भीतर जा। हाँ जा बेटा। इंस्पेक्टर साहब, ये रही फाइल। जी। राठी साहब, आपको क्या लगता है किसका फोन होगा? मतलब आपकी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं सर, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। ठीक है, एनीवेज थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। कोई बात नहीं। हाँ, क्या लग रहा है?
फोन कॉल झूठा है या राठी झूठ बोल रहा है? सर वैसे राठी के पेपर्स वगैरह तो सब बराबर हैं, पर शायद कोई फंसा रहा हो उन्हें। लेकिन एक बात तो पक्की है, डॉक्टर हुड्डा फ्रॉड था। इसका मतलब है उसके इलाज से डेफिनेटली रीमा मां नहीं बन सकती। तो फिर सर वैसे उनके घर का माहौल तो काफी अजीब था, पर प्रॉब्लम क्या थी ये कुछ समझ नहीं आया। मला पण वाटलं थोडंसं, दोनों बहुएं काफी डरी हुई थी। सास ससुर से डरती है शायद। सर वैसे आपको याद है वो राकेश राठी ने अपने को जो मेडिकल बिल्स और फाइल्स दिखाई थी, वो किसी आशा फर्टिलिटी एंड मैटरनिटी क्लिनिक की थी। क्यों ना हम वहां जाके कुछ पता करें, शायद हमें कुछ मिल जाए। यस, चलो। सो जा मेरा बच्चा, मम्मा किसी को तुझे ले जाने नहीं देंगी। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमें। एक मुश्किल खत्म नहीं होती कि दूसरे पहले आके सर पे खड़ी हो जाती है। तुम ऐसा क्यों सोच रही तो फिर कैसा सोचूं? हमने कितनी पूजा की, कितनी मिन्नतें की भगवान से, क्या क्या नहीं किया राकेश। उसके बाद मुझे मेरा बेटा मिला है। पर राकेश ऐसा फोन किया किसने होगा? ये राकेश और रीमा राठी आपके पेशेंट थे, कुछ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आए थे आपके पास। कुछ उनके रिपोर्ट्स दिखाएंगे? सर कोई डेट याद है, कब आए थे वो? एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं, लेकिन उनका बेटा 3-4 महीने का है, तो उसके आसपास की कोई डेट होगी। सर इस साल की बिल फाइल दिखा देता हूँ आपको। देखिए सारी रिपोर्ट्स हैं सर इसके अंदर। सब कुछ तो ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम सर। सब पेपर्स बराबर थे, एकदम ऑर्डर में। एक मिनट, सिवाय एक चीज के। वो क्या सर? आओ। अरे सर आप वापस आ गए, कुछ छूट गया था सर? अब वो जो रिपोर्ट्स तुमने दिखाए थे ना, वो जरा ठीक से चेक करने थे, जरा दिखाना दोबारा। इसमें तो गड़बड़ है। गड़बड़? हाँ, फर्क है इसमें। कैसा फर्क सर? कोई फर्क नहीं होगा सर। नहीं है इसमें फर्क, इसमें फर्क नहीं है। हाँ, इधर इधर, ये क्या है? ये बाकी के सारे रिपोर्ट है, ये प्रिंटेड है, दिख रहा है? प्रिंटेड है ना? और ये राकेश राठी का रिपोर्ट, ये नाम देख। हाँ, ये हैंड रिटन है, ये डेट भी हाथ से लिखी है ना? ये फर्क नहीं है। और ये दोनों बिल, इनके नंबर सेम क्यों है? बता, सच सच बता, क्या जानता है राकेश राठी के बारे में? इंस्पेक्टर साहब मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर दिन भर हजारों पेशेंट्स आते हैं और ऐसे हर किसी को याद रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, मुझे मिसेस रीमा राठी के बारे में बहुत कुछ याद है। आज से 2 साल पहले वो अपने पति और सास के साथ यहाँ पर आई थी। तो इलाज हो पाया उनका ठीक से? जो मैंने उनको टेस्ट कराने को कहे थे वो करवा कर आए थे मेरे पास, और जब रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि राकेश राठी का स्पर्म काउंट बहुत कम था। इस हिसाब से उनको टेस्ट ट्यूब बेबी भी नहीं हो सकता था, राकेश बाप नहीं बन सकता था। उसके बाद वो लोग यहाँ पर फिर कभी नहीं आए। जो बिल्स और रिपोर्ट्स तूने दिखाया है 4 महीने पहले की डिलीवरी के, उसके बारे में सच बोलेगा आप? सर 6 महीने पहले राकेश राठी मेरे पास आए थे। और कृष्णा कैसा है? आप कैसे हैं? अरे मैं ठीक हूँ, बाप बनने वाला हूँ। मुबारक हो। अरे तेरे लिए मिठाई लाया हूँ। थैंक यू। कृष्णा थोड़ी हेल्प चाहिए थी। कैसी हेल्प? अरे ये भी रख। सर उसने मुझे बताया था कि उसकी बीवी माँ बनने वाली है। वो मुझसे कुछ जाली मेडिकल बिल्स चाहता था। मैंने सोचा उसके घर में खुशी आई है, इससे किसी को नुकसान भी नहीं होने वाला था। जरा से पैसों के लिए तुमने इतना बड़ा जुर्म किया। तुम्हें पता है इसकी सजा क्या है? लोग इतने भरोसे के साथ तुम्हारे पास आते हैं, अपनी सारी कमजोरियां शेयर करते तुम्हारे साथ, और तुम हो कि जरा से पैसों के लिए। सर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो सर। इसका मतलब है राकेश राठी हमसे झूठ बोल रहा था, वो तो बाप बन ही नहीं सकता। एक स्त्री और पुरुष जब साथ आते हैं तो उनके बीच में एक रिश्ता बनता है,
और उस रिश्ते के अंश मिलकर बच्चे का जन्म होता है। और जब दोनों में से किसी एक का भी अंश कमजोर हो तो बच्चे का होना मुश्किल या फिर नामुमकिन हो जाता है। राकेश का अंश यानी कि स्पर्म काउंट बहुत ही कम था, तो फिर ये बच्चा हुआ कैसे? और कौन थी वो महिला जो बार बार पुलिस को फोन करके इस मामले में हुई गड़बड़ी के बारे में आगाह कर रही थी? राकेश कहाँ है? राकेश को बुलाओ, उसे बात करनी है। हे भगवान, जो पुलिस वाले तो मुंह उठा के जब देखो चले आए हमारे घर में। जो पुलिस वाले तो हमारे परिवार के पीछे ही पड़ गए। हाँ, क्या चावे? पैसा चावे? तू रुक माँ, आज मैं इनसे बात करता हूँ। ये क्या तमाशा बना रखा आप लोगों ने? हवा में उड़ना बंद कर और सीधे सीधे हमारे सवालों का जवाब दे, और इस बार एकदम सच। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सब सच बताता हूँ, प्लीज मेरे साथ चलिए। इंस्पेक्टर साहब, ये सच है कि यश मेरा बेटा नहीं है। वो हम जानते हैं, पर ये नहीं जानते कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। उन दिनों मेरा और रीमा दोनों का इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि आईवीएफ ट्रीटमेंट से हमारा बच्चा हो सकता है, पर इलाज बहुत महंगा है। हमने जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे किए और वो ट्रीटमेंट करवाया। फिर डॉक्टर ने कहा कि मेरा स्पर्म काउंट बहुत कम है, इसलिए आईवीएफ ट्रीटमेंट से भी मैं बाप नहीं बन सकता। क्या करता इंस्पेक्टर साहब? घर पे सब लोग खुशखबरी की वेट कर रहे थे और मैं वहां मैं बहुत डिप्रेस रहने लग गया था। अब तो यार दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाते थे, नामर्द, नापुंसक। आज बहुत दिनों के बाद इतना मजा। यार हमारा मजा तब डबल होगा जब राकेश इस दारू का पैसा देगा। सारी दारू तुम सब लोग गटके हैं और बिल मैं भर दूंगा। अबे इतनी भी नहीं चढ़ी मुझे अभी। अरे यार इतना कंजूस क्यों हो रहा है? भर दे ना, बच्चे तो तुझे है नहीं, तो इतने पैसों का क्या करेगा? ये पैसे हम दोस्तों में ही लुटा दे। अबे अरे बाप तो बन नहीं सकता, तो सारा गुस्सा पूरी दुनिया पे उतारेगा। और हाँ, अपनी बीवी को माँ बनाना हो तो भेज देना हमारे पास। जो महिलाएं मां नहीं बन सकती हैं, जिन्हें समाज अक्सर बांझ कहकर उनका तिरस्कार करता है, उनसे ज्यादा दया का पात्र और कोई नहीं। लेकिन जो पुरुष पिता नहीं बन सकते हैं, उनका जीवन भी कुछ कम कठिन नहीं है। पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था में बच्चा होने की नैसर्गिक धारणा को पुरुष की मर्दानगी के साथ जोड़ा गया है, और उन पुरुषों को भी समाज ने सिर्फ ताने ही दिए हैं। क्या मर्दानगी का अर्थ सिर्फ बच्चे पैदा करना है? एक पुरुष के लिए नामर्द कहलाना उतना ही तकलीफदेह है जितना कि एक महिला के लिए बांझ कहलाना। और इस दर्द, इस तकलीफ के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है समाज की सोच। बड़ी बहू ने तो पहले ही छोरियों की लाइन खड़ी कर दी, अब ये दूसरी भी पोते का मुंह ना दिखा रही। मारे को तो लग गया कि जैसे भगवान ने मारी किस्मत ही मोड़ दी। बेटा, थारी अम्मा बूढ़ी हो गई है और कितना जिएगी। हाँ? अम्मा, ऐसा क्यों बोल रही हो? सब ठीक हो जाएगा। ना रे ना, अब मारे को कुछ ठीक होता ना दिखे है। अगर तू कुछ ठीक करना चाहे है ना अपनी अम्मा के लिए, तो एक काम कर, दूसरी शादी कर ले, बहू ले आ दूसरी। अम्मा, ये तुम क्या बोल रही हो? क्या मांगा थारे से? सिर्फ अपने लिए मांग रही हूँ, थारी खुशी ना सा इसमें? तुझे ना देखना अपने बेटे का मुंह? मान ले अपनी अम्मा की बात, छोरी मारी देखी हुई है, घनी सुंदर है। क्या हुआ रीमा, तुम रो क्यों रही हो? वो अम्मा कह रही थी ना आपकी दूसरी शादी के बारे में। लड़की भी देख ली है, क्या आप दूसरी शादी करेंगे? चुप करो रीमा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपनी शादी में भी बुलाएंगे, क्या घर से भी निकाल देंगे? हे भगवान, ऐसा कुछ नहीं है रीमा, मेरी शादी हो चुकी है तुमसे। कर भी लोगे तो मैं कौन सा रोक लूंगी?
बाबा बहुत कष्ट है, मदद करो हमारी। संतान प्राप्ति की इच्छा है। जी बाबा, आप तो अंतर्यामी हो। यदि खानदान का वारिस चाहिए तो इस बच्ची को 3 दिन हमारे आश्रम में रहना होगा। वहां इसे हमारी सेवा करनी होगी और फिर प्रभु के आशीर्वाद से इन्हें अवश्य पुत्र रत्न होगा। जी बाबा, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। बस बाबा, हमें आपके आशीर्वाद चाहिए। पर सेवा पूरे विश्वास और समर्पण के साथ होनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी कोई आश्रम कोई सेवा करने के लिए। रीमा, कहा ना, नहीं होगा मुझसे ये सब। के मुंह दिखाऊंगी दुनिया को? ये औरतां ने हमारे को स्वर्ग में न जाने देना। बस पोते का मुंह देखना चाहूं। हमारे देश में बेटे के लिए जो पागलपन है वो कभी कभी हैरान कर देता है। सिर्फ बेटा ही हमारे बुढ़ापे का सहारा है या हमारे वंश को आगे बढ़ा सकता है, ऐसी दकियानूसी सोच अच्छे खासे इंसान को भी बहका देती है, जिसका फायदा हर तरह के नीम हकीम और पाखंडी बाबा उठा लेते हैं। राठी परिवार में भी यही दबाव अब रीमा और राकेश पर भारी पड़ने लगा था और वो इस दबाव में कुछ ऐसा करने जा रहे थे जो पूरे परिवार के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। रात दिन अम्मा के ताने रीमा को, कमरे में रीमा का रोते रहना, और बाबूजी वो अलग से लगे हुए हैं। मैं चारों तरफ से घिर गया था। क्या करता इंस्पेक्टर साहब, क्या बताता लोगों को कि मेरा बच्चा नहीं हो सकता। फिर जब बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो गया, लगा कि दिमाग फट जाएगा, आखिर में मैंने हिम्मत करके अम्मा को बता दिया। अम्मा सब ठीक तो है ना? ये ऐसे अपने छोरों से एक बात पूछनी थी। परिवार से बढ़ के कुछ होवे? अपनी अम्मा और बाबूजी की इज्जत करो हो। हाँ अम्मा। अगर अपनी अम्मा और बाबूजी की इज्जत करो हो ना, तो राठी खानदान को एक वारिस चाहिए। रवि, छोरा यो थारे और रीमा के जिम्मे आया है। इस कुणबे को एक वारिस दे दो जल्दी। अम्मा ये तो क्या बोल रही है? परिवार में एक दूसरे का साथ देना पड़े है। अम्मा मैं समझ सकता हूँ जो तू कह रही है, मगर किस्मत के लिखे को तो हम नहीं बदल सकते। उसे तो हमें मानना ही होगा। थारे से ज्यादा दुनिया देखी है मन्ने, अब तू सिखाएगा मन्ने दुनियादारी। छोरों के बिना घर खाली होवे हैं, खंडर होवे हैं। छोरियां किस काम की? तो अपने घर चले जाना। छोरों के साथ घर आबाद होवे हैं, नस्ल आगे बढ़े हैं। और तारा भाई दुनिया भर के ताने सुन रहे हैं, उसके लिए थारी कोई जिम्मेदारी होवे के ना? अम्मा बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं। आजकल तो बहुत कुछ होवे छोरा दुनिया में। पता नहीं किसका गंदा खून, गंदी नस्ल, कौन जात। ऐसे कैसे किसी के छोरे को घर में ले आऊं और ढोल पीट पीट कर तमाशा बना दूं अपने खानदान का? अम्मा घबराओ, घर की बात से घर में ही रहेगी। बस मारे को जल्दी से पोता दे दो। थारे आगे हाथ जोड़ो। और अंशु भी तो है। उसकी चिंता ना कर, उससे बात मैं कर लूंगी। रीमा, हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। रीमा, मैं जो तुम्हें कहने जा रहा हूँ, अगर तुम मान जाओ तो सब ठीक हो जाएगा।
राकेश तुम नहीं तुम रीमा, रीमा और कोई चारा नहीं है। या तो आश्रम में जाओ उस बाबा के पास, इसे तुम बिल्कुल नहीं जानती, या फिर भाई के पास जो इसी परिवार का है। बोलो क्या करो? हो गया तुम्हें राकेश? मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। के बोल रही है? एक बात याद रखना, यो बात किसी से मत बोलना। अगर किसी से बोली तो ये तीनों छोरियों के साथ घर से बाहर जाना पड़ेगा। और सुन, मैं अपने छोरे रवि का दूसरा ब्याह कर दूंगी। अब थारी मर्जी कि चुप रहेगी कि मुंह खोलेगी। हाँ, सोच विचार कर ले। यश मेरे भाई का बेटा है। हाँ, ये सच मैंने आपसे छुपाया। आपसे क्या, सबसे छुपाया। पर मैं क्या करता इंस्पेक्टर साहब, क्या कहता किसी से कि मैं ना मर दूं और मेरी बीवी मेरे भाई के साथ। मैं बहुत मजबूर था इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं कर पाया, चुपचाप परिवार के डिसीजन को मान लिया। उम्मीद है आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। इंस्पेक्टर साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस बात का जिक्र आप बाहर किसी से मत कीजिएगा। पहले ये शर्मिंदगी भरी जिंदगी जी रहा हूं। ठीक है मिस्टर राठी, अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर आएंगे। मारा वारिस, मारा पोता, दादी का लल्ला, आज तो इसका नाम रखा गया है। हाँ, हमारे राठी खानदान का वारिस यश राठी, है ना? बड़े पाठ और मन्नतों के बाद राठी परिवार के खानदान को एक वारिस मिला है, और इस खुशी में आज मैं कह रहा हूँ कि मैं अपना ये सारी जायदाद और अपना सारा कारोबार जो है वो अपने पोते यश के नाम कर रहा हूँ। पिता की संपत्ति पर बेटे और बेटी दोनों का बराबर का हक है और कानून भी इस बात को मान्यता देता है। लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनके लिए परिवार की विरासत सिर्फ बेटे के लिए है। अंशु की बेटियां भी राठी परिवार का हिस्सा थी, उनका भी अपने दादाजी की वसीयत पर पूरा हक था, लेकिन सब कुछ राकेश के बेटे यश के नाम कर दिया गया। क्या यह अंशु और उसकी बेटियों के साथ अन्याय नहीं था? अक्सर हम भूल जाते हैं कि एक अन्याय दूसरे अन्याय को जन्म देता है और जिससे सिर्फ अपराध ही उभर कर आता है। सर, ये हमारे एरिया के खोए हुए बच्चों का डेटा है। पिछले 6 महीने में संख्या काफी बढ़ गई, और सर ये लास्ट 6 मंथ्स की केस लिस्ट है, जिसमें से 11 केसेस अभी भी अनसॉल्व्ड है। और सर एक और बात, ये 4 केसेस हैं, दूसरे स्टेशंस ने हमसे हेल्प मांगी है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, राकेश रथी ने फिर से आपसे झूठ बोला है। उस बच्चे का बाप राकेश का भाई नहीं है, वो सिर्फ एक कहानी बनाई गई थी आपसे सच छिपाने के लिए। देखिए मैडम, आप प्लीज यहाँ पुलिस स्टेशन में आकर अपना बयान दीजिए। सच सच बताइए कि क्या हुआ है। अगर आप यहाँ आकर हमारी मदद करती है तो ये केस बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। नहीं, मैं वहाँ नहीं आ सकती। देखिए मैडम, बिना किसी सबूत के सिर्फ एक एनोनिमस फोन कॉल पर हम कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, एक बात याद रखिए, अगर आप जो कुछ भी कह रही है वो झूठ है तो ये जुर्म है और इसकी आपको सजा मिलेगी। देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रही, बस वहाँ आके बयान नहीं दे सकती। अरे क्यों नहीं दे सकती? अरे आपको पूरी सिक्योरिटी मिलेगी। हेलो, क्या हुआ सर? किसका फोन था? वही
ये राठी का बच्चा नहीं है, नहीं है, वही फोन कॉल। ये औरत एक तो सामने नहीं आना चाहती, हमें फोन घुमा देना तो बहुत आसान है सबके लिए। कभी कभी तो ना बुरा लगता है वो राकेश के लिए। हाँ सर, मुझे भी ना उनकी वो बड़ी बहू है अंशु, उसके लिए बहुत बुरा लगता है। 3 बेटियां हैं और घर में नौकरों से भी बदतर इज्जत। सर कहीं ऐसा तो नहीं ये जो हमें औरत बार बार फोन कर रही है वो अंशु है? हाँ सर, पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि अगर अंशु हमें फोन कर रही है तो फिर खबर तो पक्की है। हाँ, लेकिन जो भी औरत बात कर रही है वो काफी डरी हुई है, सामने भी नहीं आना चाहती। और वो जो बात कर रही है वो पूरे दावे के साथ कर रही है। पर अगर रवि इस बच्चे का बाप नहीं है तो फिर बच्चा किसका है? सर ये बच्चा चोरी का भी तो हो सकता है। हाँ, लेकिन राकेश जो कह रहा है वो भी तो सच हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर डाउट मन में आया है तो क्रॉस चेक तो करना पड़ेगा। जॉन, तुम एक काम करो, यश की जो बर्थ डेट है उन पेपर्स में, उसके आसपास 2-3 दिनों में जहां से भी जो भी बच्चे गायब हुए उन सबके डिटेल्स निकालो जल्दी। राइट सर। जी सर, राकेश राठी। जी मैं हूँ। यहाँ साइन कर। थैंक यू। क्या हुआ राकेश? सर ये रहे डिटेल्स उन सभी केसेस के जो बच्चे आज से 7 महीने पहले गायब हुए थे। सर ये वो केसेस हैं जो सॉल्व हो गए थे और ये वो बच्चे हैं जिनकी बॉडीज हमें बाद में रिकवर हो गई थी। सर ये एक और केस है जो अनसॉल्व्ड है। तो इस केस के बारे में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? सर ये बच्चा 7 महीने पहले कंस्ट्रक्शन साइट से गायब हुआ था। इसकी माँ वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम कर रही थी और अपने बेटे को नीचे लिटा के रखा था। बस बच्चा जैसे गायब हो गया। इंस्पेक्टर साहब, सर वो मेरा बच्चा, वो मेरा बेटा यश, वो मेरी बीबी उसे गार्डन में घुमा रही थी, 2 सेकंड के लिए दूध की बोतल के लिए गई और मेरा बच्चा गायब। सर मुझे लगता है कि मेरा कोई दुश्मन मेरे पीछे लग गया है, वो मेरे बच्चे को उठाकर ले गया। सर डीएनए टेस्ट का ऑर्डर आया। अरे सर मैं तो वो भी करवाने के लिए तैयार था। सर मेरा बच्चा मुझे ला दो सर। राकेश और रीमा की कहानी ने एक नया और शायद बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया था। पुलिस भी हैरान थी कि किस पर यकीन करे और किस पर शक। क्या राकेश और रीमा झूठ बोल रहे थे या फिर वाकई में कोई दुश्मन था जो अब सारी हदें पार करने को तैयार था? अंशु अपनी बेटियों के हक के लिए लड़ना चाहती थी, पर क्या वो सचमुच अपराध का सहारा ले सकती थी अपनी मंजिल को पाने के लिए, या फिर इसके पीछे कोई और था? हाँ साहेब, एड्रेस भी सेंड कर दो तुम्हाला। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला यश का? एक्चुअली उसी के बारे में बात करने आए थे। वैसे काफी खुशी हुई कि आपकी बीवी आपके हर काम में काफी मदद करती। जी मैं समझा नहीं। क्या करता इंस्पेक्टर साहब, कोई रास्ता बचा ही नहीं था। डीएनए टेस्ट का ऑर्डर देखकर मैं बहुत डर गया था, इसलिए अपने ही बच्चे का किडनैप हो गया। ये कह दिया आपसे। अपने बच्चे का? इंस्पेक्टर साहब मैं आपको सब बताता हूँ, सच सच। क्या हुआ? कोर्ट का ऑर्डर आया है, यश का डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। हे भगवान, ये कौन है जो हमारे छोरे के पीछे ही पड़ गया? इसका इंतजाम करना ही पड़ेगा। अगर एक बार डीएनए टेस्ट हो गया तो सारी बात खुल जाएगी। अगर खुल भी जाएगी तो क्या हो गया?
थारी पुलिस वालों से तो बात हो रखी है ना कि जो छोरो थारे भाई का है। अम्मा तो समझती क्यों नहीं है? ये छोरा भाई का नहीं है। के कहा? अम्मा, अम्मा माफ कर दे मुझे। अम्मा तेरी खुशी के लिए मैं रीमा को भाई के पास भेजने के लिए भी तैयार हो गया। ना तो रीमा राजी थी और ना ही भाई। अम्मा मैं क्या करता, इसलिए अम्मा मैंने तेरे से झूठ बोला। ये बच्चा मैं कहीं से उठा के लाया हूं अम्मा। या किसी और का पाप मारे माथे का कलंक बने, इसका तेरे को बाहर फेंक दो। बिल्कुल चुप। मनमानी कर ली तो मियां बीवी ने। इस छोरे की वजह से अपने खानदान को दाग ना लगने दूंगी। ना रहेगा कि छोरा, ना कोई होगा टेस्ट। डीएनए टेस्ट से पकड़े जाएंगे, इसलिए माँ ने कहा कि बच्चे को गायब कर दे। पिछले 7 महीने से माँ बाप थे उसके। अरे हम तो भूल ही गए थे कि वो हमारा बच्चा नहीं है। ऐसे कैसे कचरे में फेंक देते उसे। सबसे पहले आईवीएफ टेस्ट करवाया और वो फेल हो गया। फिर माँ ने घर पे पोता 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 की रट लगा रखी थी। क्या करता, कुछ समझ नहीं आया तो रवि से मदद मांगी। रीमा मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं। मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी, और मेरे बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं। मुझे माफ करना रीमा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। इससे तो बेहतर यही होगा कि मैं अपनी बीवी और बेटियों को लेकर यहां से कहीं दूर चला जाऊं। भाई साहब, थैंक यू सो मच। उसके बाद हम घर पे बिना बताए डॉक्टर हुड्डा के पास गए, एक आखिरी कोशिश करने के लिए। उस समय तो वो आदमी हमारे लिए भगवान से कम नहीं था, पर बाद में पता चला कि वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। अरे उसने तो हमें भी ठग लिया। कहा कि रीमा प्रेग्नेंट है, मां बनने वाली है, और कोई बच्चा नहीं था। सब झूठ था। मैं तो पूरी दुनिया को बता चुका था कि मैं बाप बनने वाला हूं। अब क्या करेंगे राकेश? अम्मा और बाबूजी तो घर घर जाके ढिंडोरा पीट के आ गए कि वो दादा दादी बनने वाले हैं। कुछ नहीं होगा। पर कल को जब सबको पता चलेगा कि मैं मां नहीं बनने वाली हूँ, तब क्या मुझे फिर से तुम्हारे भाई के पास या उस साधु बाबा के पास भेज दोगे? हाँ, बकवास बंद करो अपनी। अरे रीमा, अपना ध्यान रखा कर। ऐसे में धीरे धीरे चलनी चाहिए, संभाल कर। रीमा ये क्या कर रही हो? अरे बेल्ट बहुत टाइट है, मुझे खुजली होती रहती है। रीमा क्यों मेरा जीना हराम कर रही हो तुम? सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। पूरे परिवार से झूठ बोला मैंने। भगवान के लिए इस बेल्ट को हमेशा पहन के रखा करो। अगर किसी ने गलती से भी देख लिया तो फिर हम। गलती का तो कुछ सवाल ही नहीं था इंस्पेक्टर साहब। हमने सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया था। रीमा को टाइम पर पनवल वाले हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, पेट दर्द के बहाने। वहां उसके माँ बाप का घर था, इसीलिए किसी को शक भी ना होता। आशा हॉस्पिटल के कृष्णा को मैं जानता था। उसको कुछ पैसे देकर मैंने फर्जी डिलीवरी बिल बनवा लिए ताकि डॉक्यूमेंट्स क्लियर रहे। बस मुझे एक बच्चा पैदा करना था, उसके लिए भी मैंने सोच लिया था। प्लानिंग तो वाकई कमाल की थी, लेकिन अब क्या हुआ? इज्जत भी गई, बच्चा भी गया। तुम जैसे पढ़े लिखे लोग इस तरह की हरकतें करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? इंस्पेक्टर साहब, दिमाग जैसे खत्म हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर पे 24 घंटे बच्चा बच्चा बच्चा। हम तो लुट गए इस बच्चे के चक्कर में। राकेश एक पढ़ा लिखा नौजवान था, अच्छे बुरे की समझ थी उसे। काश उसने अपने माँ बाप के दबाव में आकर ऐसी घिनौनी साजिश को अंजाम ना दिया होता तो आज वो सलाखों के पीछे नहीं होता। बच्चे की चाह सबको होती है, लेकिन उसके लिए हम किस हद तक जा सकते हैं वो हद हमें ही तय करनी है। सास के तानों और पति के छोड़ देने के डर ने रीमा की जुबान बंद कर दी थी, लेकिन ममता की आस लगाए बैठी रीमा को एक बार भी इस बात का ख्याल नहीं आया
कि वो किसी दूसरी मां का बच्चा छीन रही थी। राकेश अपने ऊपर लगी नामर्दानगी की तोहमत को हटाने में इतना उलझ गया कि बिल्कुल एक सीजन्ड क्रिमिनल की तरह उसने किसी और का बच्चा चुराने का जाल बुन लिया। नई जिंदगी का सफर शुरू करने के लिए बहुत खुश और उत्साहित राकेश और रीमा का एक गलत कदम उन्हें आखिर सलाखों के पीछे ले गया। इच्छा करना, उम्मीदें रखना, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जुर्म का रास्ता अपनाना ये कतई सही नहीं है। चलो यार प्रीति, आज तो थक गया मैं शॉपिंग करते करते। सुबह से तो शॉपिंग कर रहे हैं। तो क्या है, कभी कभी तो मिलता है शॉपिंग करने का, तुम तो हमेशा ही बस। मैं जल्दी मुझे जाना था और लेकिन तुमने मुझे शॉपिंग में उलझा दिया। सुनो ना, मुझे ना फूल और लेने हैं। ये रही फूल की शॉप, और क्या बाकी था मैं भूल गई। यार प्रीति चलो ना, मैं लेट हो रहा हूँ, घर चलते हैं। अरे अभी तो मुझे वो भी लेना, आटा और गरम मसाला। अच्छा मेरे को क्रीम रोल चाहिए। अब लोगों को क्रीम रोल चाहिए। अच्छा एक काम करो, तुम फूल ले लो और इसे क्रीम रोल दिला दो। मैं जब तक जाकर आटा और गरम मसाला लेकर। ठीक है, अच्छा तुम्हें क्रीम रोल चाहिए? भैया क्रीम रोल देना जरा, वो ले लो। और तो कुछ नहीं चाहिए ना तुम्हें? बस सीधे घर चलना है, खा लो फटाफट। हमेशा बहुत कर रही है खाना। कैसा बेटा? शर्मा जी आ गए सब। चोरे, मेरी भाभी पे हाथ डाला तूने? हाँ? मेरे भैया का मुंह काला किया। साले, पुलिस स्टेशन नहीं होता ना तो फाड़ देता यहीं। जवाब ये पुलिस स्टेशन है, हमें अपना काम करने दीजिए। मजाक बना के रखा है। मैडम, ये कब से चढ़ रहा है आपकी वाइफ को? सर काफी टाइम से। मोहल्ले का लड़का है, इसलिए मैं हर बार सोचकर पुलिस कंप्लेंट नहीं करता, लेकिन आज तो इसने मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। तुमको कुछ कहना है अपनी सफाई में? सर माफ कर दीजिए ना सर, इसे अब गलती नहीं करेगा। आप कौन? सर ये मेरा बेटा है सर। आप चिंता मत करिए, आप अपनी रिपोर्ट लिखवाइए। 354A और 354 दोनों धाराएं लगेंगी इनके ऊपर। इनको कोई बेल से नहीं बचा पाएगा। गुप्ता जी माफ कर दीजिए इसे, इससे गलती हो गई। ये केस हो गया तो इसका कैरियर खत्म हो जाएगा। ये बात इसको तब सोचना चाहिए थी जब ये बीच चौराहे पे मेरी भाभी को छेड़ रहा था। आपको इसे सजा देना चाहिए और आप हमसे बोल रहे हैं कि हम केस वापस ले लें। बैठिए आप लोग। बस आखिरी बार माफ कर दीजिए इसे, इससे गलती हो गई। और तू क्या देख रहा है? माफी मांग इनसे, माफी मांग। सॉरी सर, आखिरी बार माफ कर दीजिए सर इसे। गुप्ता जी, ये आपका अपना डिसीजन है, मेरी मानिए तो कंप्लेंट जरूर लिखवाइए। रहने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमें कोई कंप्लेंट नहीं लिखवानी। छोड़ दीजिए आप इन्हें। आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से ये लोग सर पे चढ़ जाते हैं और दूसरों को परेशान करने लगते हैं। एक बार फिर सोच लीजिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने सोच ली, अब रहने दीजिए। पब्लिक प्लेसेस पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वजह कहीं ना कहीं हम खुद भी हैं, क्योंकि अक्सर हम ऐसी घटनाओं को चुपचाप बर्दाश्त कर जाते हैं। या तो हम अपराधियों के डर से पुलिस कंप्लेंट नहीं लिखवाते, या फिर सचमुच खुद को यकीन दिला देते हैं कि जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था और दोबारा नहीं होगा। लेकिन हमारी यही सोच अपराधियों की हिम्मत बढ़ा देती है और परिणाम कभी कभी हमारी सोच से भी ज्यादा भयंकर हो जाते हैं। भोपाल में अपने परिवार के साथ रहने वाले रजत गुप्ता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या उनकी ये सोच सही थी? क्या पुलिस की चेतावनी का सचमुच असीम और उसके दोस्तों पर कोई असर हुआ था, या फिर असीम को माफ करके उसके खिलाफ कंप्लेंट वापस लेकर रजत से बहुत बड़ी भूल हुई थी? एक ऐसी भूल जिसे पता नहीं रजत को सुधारने का मौका भी कभी मिलेगा या नहीं। कितना लेट हो गया, इतनी देर से क्यों उठा तू आज? चलो जल्दी। अरे यार छुट्टी ले लीजिए ना, पता है ना शाम को शादी में जाना है, और अगर हम शादी में नहीं गए ना तो मिसेस अग्रवाल बुरा मान जाएंगी। प्रीति, मैं पहले ही 5 दिन की छुट्टी ले चुका हूँ, आज तो कम से कम थोड़ी देर के लिए ऑफिस चला जाऊँ। मुझे तो ये डर लग रहा है कि जो गुंडे उस दिन हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे, कहीं आज वो आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश ना करें। प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए, मत जाइए ना। तुम टेंशन मत लो प्रीति, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे उठ जा मेरा बेटा। अरे हम किसी से नहीं डरते ना बेटा।
नहीं पापा। वेरी गुड, चलो। तुमने फिर इतनी सारी ज्वेलरी पहन ली। तुम्हें मालूम है ना ये रास्ता कितना सुनसान है और टाइम भी कितना खराब चल रहा है। तो मैं कौन सा रोज रोज पहनती हूँ, कभी कभी तो मौका मिलता है मुझे। पापा मेरा पेट दुख रहा है। अब क्या हो गया इसके पेट में? तुमसे मना किया था ना मैंने इतनी सारी आइसक्रीम खाने के लिए। तू सो जा बेटा, तेरा पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये क्या हुआ? मैं देखता हूँ। संभल के जाइएगा। हाँ। सर ये वही ट्रक ड्राइवर है जिसने कंट्रोल रूम में फोन किया था। साहब मैं पेशाब करने के लिए हाईवे पे उतरा था, तभी मैंने देखा साहब एक गाड़ी सुनसान इलाके में खड़ी थी। गाड़ी के अंदर मैंने झांक कर देखा साहब कोई नहीं था। इधर उधर देखा तभी साहब एक महिला की चीखने की आवाज़ आई। मैं खेत की तरफ गया, साहब वहाँ पर एक पुरुष की लाश पड़ी हुई थी। साहब उसके आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैंने आपको कॉल कर दिया। सर ये बच्चे के खिलौना मिलेंगे गाड़ी के अंदर। इसका मतलब पूरी फैमिली सफ़र कर रही थी। एक काम करो, डैशबोर्ड चेक करो, देखो उसमें गाड़ी के पेपर्स होंगे और गाड़ी किसके नाम पर है पता करो। सर। और हाँ, इसका स्टेटमेंट लो। चल आ जाओ। सर एक क्लास यहाँ पढ़ी, एक औरत क्लास वहाँ पढ़ी। सनी कहाँ है मेरा बेटा? एक मिनट, सर्च पार्टी भेजो, देखो इनका बेटा यहीं कहीं होगा। ओके सर, जाओ तुम लोग उस तरफ जाओ। सर हाँ, गाड़ी में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो कि रजत गुप्ता के नाम से रजिस्टर्ड है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, एम्बुलेंस बुलवा। यस सर। इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। ओके सर। रजत गुप्ता का घर यही है? हाँ सर यही है। कहिए क्या बात है? आप कौन है? सर मैं उनका छोटा भाई हूँ। आपके भैया की हमें लाश मिली है देवास भोपाल हाईवे के पास। क्या? उन्हें किसी ने गोली मारी है। किसने गोली मारी सर? वो तो शादी में गए थे। और सब मेरी भाभी और सब सनी का है। भाभी अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में और सनी को हम ढूंढ रहे हैं। ये उन गुंडों का काम है सर। कौन गुंडे? वो मेरी भाभी के साथ बदतमीजी करते थे सर। मेरे भैया के साथ भी हाथापाई हुई थी सर। संभालो अपने आप को और जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो। सर चलो। डाल इसको अंदर डाल। चल। अरे क्या हुआ साहब? साहब क्या हुआ साहब? डॉक्टर साहब, प्रीति की तबीयत कैसी है अभी? इंस्पेक्टर, इनके वाइटल साइंस पहले से बेटर है। कुछ समय में इन्हें होश आ जाएगा। सनी का क्या हुआ इंस्पेक्टर? कुछ पता चला? थैंक यू डॉक्टर, पता कर रहे हैं, जल्दी पता लग जाएगा। आप लोग कौन है? मैं रजत का बड़ा भाई हूँ, दीपक गुप्ता। ये मेरी माँ है,
ये पत्नी है प्रतिमा और ये शुभम मेरा सबसे छोटा भाई। सर, सनी का कुछ पता नहीं चल पा रहा। प्रीति भी बेहोश है। तू प्रीति की चिंता मत कर, उसको कुछ नहीं होने वाला। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बहुत बहुत डर लग रहा। आप हमारे पोते को ढूंढिए ना जल्द से जल्द, प्लीज। आप घबराइए मत, हम अपना काम कर रहे हैं। आपका पोता जल्दी मिल जाएगा। तुम लोग खुद मुंह खोलोगे या खुलवाऊं? हम लोग बेकसूर है साहब, हम लोग बेकसूर तो है। पुलिस से डरकर क्यों भाग रहे? कल रात हमारा बार में झगड़ा हुआ था सर हमें लगा उसी केस में हमें ढूंढ रहे सर, इसलिए डर के भाग रहे थे सर। मार्केट में तुम लोगों ने रजत गुप्ता के मुंह पर कालिक पोती, बाजार में तुमने उसकी बीवी के साथ छेड़खानी की, वो भी एक बार नहीं, बार बार। वो तो मौका मिलता है जिसको तुमने जान से मार दिया। नहीं साहब, हमने रजत को नहीं मारा साहब, कल रात हम बार में थे साहब। कौन से बार में? क्लासिक बार में थे साहब, और हम लोग उस हालात में नहीं थे साहब कि हम किसी के खून कैसे गए। आप हमारे परिवार वालों से पूछ सकते हैं साहब। क्लासिक बार में जाकर चेक करो ये लड़के सही बोल रहे हैं नहीं। ठीक है सर। सर, हाँ, क्राइम सीन के आसपास काफी पूछताछ की गई है। नहीं बच्चे का कोई पता चला है, नहीं बच्चे से जुड़े किसी सुराग का। ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चे की किडनैपिंग हुई हो, या फिर उसे भी मार दिया गया रजत की तरह। एक काम करो, हाईवे से जुड़े जितने भी पेट्रोल पंप और ढाबे हैं वहां जाकर चेक करो, शायद किसी ने बच्चे को देखा हो, कोई सुराग मिले। और हाँ, बच्चे का फोटो पूरे शहर में बंटवा दो, आसपास के पुलिस स्टेशन, चौकी, हर जगह। हेलो, हाँ, मैं अभी आया। अपराध हो चुका था, अपराधी फरार था। कुछ अज्ञात लोगों ने बड़ी ही बेरहमी से रजत गुप्ता की हत्या कर दी थी और इस घटना ने रजत के हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। क्या इस वारदात का मकसद सिर्फ लूट और किडनैपिंग था, या फिर किसी और साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया था? और सनी कहां था? क्या उसे किसी ने किडनैप कर लिया था? और अगर हां, तो किसने? इन सारे सवालों का जवाब शायद प्रीति गुप्ता दे सकती थी, जो इस हादसे की इकलौती आई विटनेस थी, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह से होश में नहीं आई थी। आपको क्या लगता है प्रीति की अभी हालत कैसी है? कंडीशन तो स्टेबल है, अभी थोड़ी देर पहले ही होश आया है। अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। चेकअप के बाद आपको ऐसा लगता है कि प्रीति के साथ रेप हुआ है? मेडिकल चेकअप के बाद तो यही लगता है, पर पता नहीं क्यों प्रीति इससे इनकार कर रही है। थैंक यू डॉक्टर। आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे, मुझे इनसे कुछ अकेले में बात करनी है। उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ आप मुझे साफ साफ बताएंगे? देखिए, अगर आप इस तरीके से चुप रहेंगी तो मैं आपकी मदद कैसे करूंगा? आपके पति की हत्या हो चुकी है, आपका बच्चा गायब है। मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ। पति नहीं रहा मेरा, और मेरा बच्चा ना जाने कहां चला गया। अगर ऐसे में इन लोगों को ये पता चल जाता कि उन आदमियों ने मेरे साथ क्या किया, तो ये लोग मुझे चैन से जीने नहीं देते। क्या इज्जत रह जाती मेरी। आप चिंता मत कीजिए, ये बात बाहर नहीं जाएगी, ना मीडिया में ना प्रेस में। क्या आप ये बता सकती हैं जिन लोगों ने आपका ये हाल किया है उनका हुलिया कैसा था? कुछ याद नहीं है मुझे, बहुत डर गई थी मैं। ना याद हो उतना बता सकती हैं आप? कोशिश करूंगी मैं। ठीक है, आप अपना स्टेटमेंट इनको दीजिए। मेरी गाड़ी के सामने मरेगा क्या?
आसपास के सभी इलाकों में सर पूछताछ की है, किसी को सर उस बच्चे के बारे में नहीं पता और ना ही किसी ने उसे दिखा है सर। सर पिछले काफ़ी दिनों से इस एरिया में डकैती का कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ। पुराने गैंग्स पकड़े जा चुके हैं या उनके मेंबर्स फरार हो चुके हैं। इसमें किसी नए गैंग का भी तो हाथ हो सकता है। सर ये उन क्रिमिनल्स के स्केचेस हैं जो प्रीति जी ने बनवा के दिए हैं। इन चेहरों को सारे शहर में लगवा दो और स्टेट के सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। और हाँ, इस केस की मुझे डेली अपडेट चाहिए। ठीक है सर। मुझे पता है ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का, पर एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है। आप इन तीनों को पहचानते हैं? सर ये तीनों तो भाई हैं सर, अतुल, शेखर, मानस, सबनिस। इन तीनों को तो जानता हूँ सर। आप कैसे जानते हैं? मैं रजत की कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैनेजर था सर। ये तीनों वहीं काम करते थे। इनका अक्सर रजत के साथ झगड़ा चलता रहता था सर। और एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया सर कि रजत ने इनको निकाल दिया नौकरी से। तुम बता सकते हो तीनों कहाँ मिलेंगे? ठीक है, थैंक यू। हाँ सर लॉज के मैनेजर ने बताया सबनीस ब्रदर्स अभी यहाँ नहीं रहते। वो 1 साल पहले अपने गांव लौट चुके हैं। ठीक है, उन्हें वहाँ से उठवा लो। ठीक है सर, मैं अभी लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करके उन तीनों को उठवा लेता हूँ सर। सर कुकरिया पुलिस स्टेशन से फोन आया है, वो तीनों गांव से गायब हो चुके हैं। एक काम करो, तीनों का नंबर सर्वेलेंस पे डालो। ठीक है। लोकेशन ट्रेस करो, पता तो चले तीनों कहाँ गायब हुए। तुम लोगों ने रजत का मर्डर किया, हाँ? उसके बाद उसकी बीवी के साथ रेप। बहुत बड़े गुंडे बनते हो। सच सच बताओ वरना तीनों की खाल उधेड़ूंगा मैं। नहीं सर, हमने नहीं मारा रजत को। अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ सर, हमें जाने दीजिए। हमने कुछ नहीं किया सर, हमने कुछ नहीं किया सर। रजत ने तुम लोगों को नौकरी से बाहर निकाला था ना? बहुत बुरा लगा होगा ना? नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया है सर। हमें जाने दीजिए सर, हमें जाने दीजिए। हाँ सर, हमने रजत के साथ बेईमानी की थी। उसकी बिल्डिंग का काम रुकवा दिया था ताकि उसको बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो सके सर। कोई खास वजह? सर रजत के भाई दीपक ने हमें ऐसा करने को कहा था। उसी ने कहा था कि वर्करों की स्ट्राइक करवा दो। काफी अच्छे पैसे दिए थे सर उसने इस काम के। सच बोल। प्रॉपर्टी की वजह से मेरे पिताजी ने हम तीनों भाइयों के नाम बराबर बांटी थी अपनी प्रॉपर्टी। रजत के नाम एक प्लाट था भोपाल में। मैं चाहता था कि वो ये प्रॉपर्टी बेच दे और वो रेडी भी हो गया था। पर लास्ट मोमेंट पे प्रीति ने उसे भड़का दिया और उसने वो प्रॉपर्टी बेचने से मना कर दिया। मैंने सोचा कि अगर मैं उसका बिजनेस में नुकसान कर दूंगा तो परेशान होकर मजबूर होकर पैसों के लिए वो प्रॉपर्टी बेच देगा और मैं मौके का फायदा उठाकर उससे प्रॉपर्टी खरीद लूंगा। तुम्हारा ये प्लान फेल हो गया तो तुमने सबनीस ब्रदर से मिलकर अपने भाई की हत्या करवा दी। और जब प्रीति के कहने पर तुम्हारे भाई ने प्रॉपर्टी बेचने से मना कर दिया तो तुमने अपनी भाभी का रेप भी करवाया। सच मानिए सर, ऐसा करना तो दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। प्रॉपर्टी की लालच में अंधा जरूर हो गया था और उसके लिए मैं अपने भाई का खून करूंगा। इतना गिरा हुआ नहीं हूं सर मैं। तुमने सबनीस ब्रदर्स के स्केचेस पहचानने से मना कर दिया। उसके बाद तुमने उनको फोन करके छुपने को कहा। बेवकूफ समझते हो हमें? बोलना। उन तीनों के स्केच देखने के बाद मैं डर गया था सर। मैं नहीं चाहता था कि किसी भी तरह इस केस में मेरा नाम छूटे। झूठ बोल रहे हो। प्रीति ने उन्हीं लोगों का हुलिया बताया था। वो तीनों क्राइम सीन पे थे और तुम्हारे कहने पर ही उन्होंने मर्डर किया उसको। सर जिसके भरोसे आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं वो भरोसे के लायक नहीं है। कहना क्या चाहते हो तुम? सर मेरा भाई प्रीति से बहुत प्यार करता था लेकिन वो इस शादी से खुश नहीं था। और प्रीति का तो काम ही है लोगों को अपने जाल में फंसाना। उसने रजत ही नहीं, मेरे छोटे भाई शुभम को भी अपने जाल में फंसा लिया।
बार जब मैं उसके घर गया था तब मैंने शुभम और प्रीति दोनों को एक साथ देख लिया था। भाई साहब आप सोए नहीं अब तक? मैं तभी समझ गया था कि इन दोनों के बीच कुछ तो है। ये केस सुलझने की जगह उलझता ही जा रहा है। गुप्ता फैमिली में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाया जा रहा है। अब तो इस फैमिली की पूरी जन्मपत्री निकालनी पड़ेगी। शुभम गुप्ता को उठाकर लेकर आओ। ठीक है सर। सवाल ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं पूछूंगा मैं, इसलिए सीधा पॉइंट पर आता हूं। प्रीति के साथ तेरा क्या रिश्ता है? सर भाभी हैं वो मेरी। सिर्फ भाभी है और कुछ? सच सच बताएगा? सर ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप मुझसे? मैंने कहा ना वो भाभी हैं मेरी। दीपक ने तेरे और प्रीति के बारे में मुझे बहुत कुछ बताया। सर इन्हीं बातों की वजह से मैंने अपना घर छोड़ दिया था। ये सिर्फ बातें हैं, इसके पीछे कोई सच नहीं है। देख, आखिरी मौका दे रहा हूं। सर सिर्फ एक बार, सर सिर्फ एक बार हम दोनों एक दूसरे के करीब आए थे और वो सब इतना अचानक हुआ था कि हमें कुछ सोचने समझने का मौका नहीं मिला था। सर भैया को शराब पीने की आदत थी और उस रात भी वो शराब पी के भाभी को मार रहे थे और फिर वो घर छोड़ के चले गए। भाभी बहुत रो रही थी। भाभी भैया से फिर झगड़ा हुआ क्या? और क्या होगा? भाभी मैं आपको ऐसे रोते भी नहीं देख सकता। सर उसके बाद हम दोनों के बीच में कभी कुछ नहीं हुआ। हम दोनों उस बात को भूल गए। हमने अपनी गलती को खुद ही सुधार लिया था। जिस भाई ने तुझे अपने घर में रखा उसी को तूने धोखा दिया। सर हाँ दिया धोखा, पर आप मुझसे ये सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तू अपने भाई के मर्डर के केस में प्राइम सस्पेक्ट है। प्रीति को पाने के लिए तूने अपने भाई का मर्डर किया। सर मैं अपने भाई का मर्डर क्यों करूंगा? मैं अपनी भाभी का रेप क्यों करवाऊंगा? और सर सबसे बड़ा सवाल यह है कि सनी कहाँ है? ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? उस गलती को दोबारा याद नहीं करना चाहती थी मैं। वो मेरी भूल थी, मेरी कमजोरी थी। और उसके बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम इस रिश्ते को, इस गलती को यही खत्म कर देंगे। मैं रजत से बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो एक अच्छे पिता ही नहीं, एक अच्छे पति भी थे। सनी में तो जैसे उनकी जान बसती थी। उसकी खुशी के लिए तो वो कुछ भी कर सकते थे। चल चल चल, अरे पैसा नहीं दे रहा, साला भागता है। चल, अरे साहब पैसा नहीं दिया रे, जूस पिया है। छोड़ो, क्या नाम है बेटा आपका? सनी गुप्ता। मैं राजगढ़ पुलिस स्टेशन से सर इंस्पेक्टर मोहन राय बोल रहा हूँ। सर जो बच्चा मिसिंग था सनी गुप्ता, वो बाजार में मिल गया सर, राजगढ़ के बाजार में। जी जी। हमारे देश में हर रोज सैकड़ों बच्चे गायब होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वापस मिलने वाले बच्चों की तादाद बहुत कम है।
ये बच्चे या तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जाल में फंस जाते हैं या फिर इन्हें अपंग बनाकर बड़े शहरों में भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है। एक ऐसे भविष्य की तरफ इन्हें धकेल दिया जाता है जहां से वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन भाग्य ने सनी का साथ दिया और वो पुलिस को मिल गया। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप सड़क पर किसी भी लावारिस या गुमशुदा बच्चे को देखें तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई बच्चा अपने परिवार, अपने माँ बाप के पास वापस पहुंच जाए। सनी मेरा बच्चा, कहाँ था तू बेटा? कहाँ चला गया था तू? कहाँ था बेटा? हाँ, तू ठीक तो ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? तू ठीक तो है ना? आप घबराइए मत, सनी बिल्कुल ठीक है। उसका मेडिकल चेकअप हमने कराया है, बस थोड़ा सा डरा हुआ है। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे मेरे सनी से मिलवा दिया, वरना मैं तो उम्मीद ही खो चुकी थी। सनी से हमने वादा किया है कि सनी को हम और आइसक्रीम लाकर देंगे। हाँ। पर आपको भी रिटर्न में हमें कुछ देना होगा। आपको और आपकी मामा को हम एक्सीडेंट स्पॉट पर लेकर जाएंगे, ठीक है? लेकिन ये भी डरा हुआ है सर, अभी अभी तो घर आया है, फिर आप क्यों इसको? आप घबराइए मत, हम आपके साथ चलेंगे। आपके अलावा सनी एक इकलौता आई विटनेस है जो इस केस में हमारी मदद कर सकता है। क्या हुआ बेटा? पापा ने मुझे इधर ही छोड़ा था। भाग जा साले! सनी बेटा, तू भाग, जाके छुप जा। बेटा, आप कहाँ छुपे थे? साला मिला तो मार डालूंगा। अच्छा, आपने उन्हें देखा था? हाँ, मगर उनके चेहरे ढके हुए थे। लेकिन आप तो कह रही थी। सर, शायद सनी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि इसके जाने के बाद उन लोगों ने अपने चेहरे से गमछे हटा लिए थे। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं उधर भाग गया। बेटा, गाड़ी में कितने लोग थे? अंकल 4 लोग। पक्का गाड़ी है बेटा, 4 लोग ही थे ना? हाँ अंकल। आप पहचान लोगे ना? आपको याद है कौन सी गाड़ी में था? व्हाइट कलर की बड़ी कार। व्हाइट कलर की एसयूवी कार। एक काम करो, आसपास के हाईवे के जितने भी पेट्रोल पंप और ढाबे हैं वहां जाकर चेक करो। ठीक है सर। प्रवीण, सनी के बयान ने इस केस का रास्ता ही बदल दिया है। अब लगता है कि हम उन्हें पकड़ पाएंगे। सनी एक इकलौता आई विटनेस था जिससे हमारी बात नहीं हुई थी। पर इतने बड़े भोपाल में उस एसयूवी को ढूंढेंगे कैसे? नंबर और मॉडल भी नहीं मालूम उस गाड़ी का। भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा काम होगा सर। प्रवीण, असंभव ही तो नहीं है। उस गाड़ी के अलावा कोई लीड नहीं है। तुम एक काम करो, आसपास के जितने भी पेट्रोल पंप है उसके सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ढाबे, दुकानों में सब जगह पूछताछ करो। कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगा। सर ये रही क्राइम सीन के पास पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज। और कुछ सुराग मिला क्या? सर, मर्डर के 15 मिनट पहले ही यहाँ से ये 2 एसयूवी गुजरी थी सर। एक मिनट रिमाइंड कर। इस गाड़ी में 4 लोग बैठे, जबकि प्रीति ने बताया था 3 लोग थे। वेल, ना जाने मुझे इस गाड़ी पर शक क्यों हो रहा है। एक काम कर, ये जो गाड़ी में से आदमी उतरा है ना, उसकी आइडेंटिटी पता करो और मुझे इन्फॉर्म करो। गाड़ी में चौथा आदमी कौन था? और अगर अपराधी 4 थे तो प्रीति ने इस चौथे आदमी को क्यों नहीं देखा? पुलिस जानती थी कि ये चौथा आदमी इस केस के लिए महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है और पुलिस पूरी तरह से इस चौथे आदमी की तलाश में जुट गई। जय हिंद सर, विदिशा पुलिस स्टेशन से बोल रहा था सर। जिस आदमी का आपने फोटो भेजा है उसका नाम भानु सिंह है सर। वो यहाँ का बहुत बड़ा हिस्ट्री शीटर है सर। यहाँ पे ही है वो लोग। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। क्या यार भैया, कब तक रहना पड़ेगा यहाँ पे? थोड़े दिन की बात है। थोड़े दिन इतने दिन तो अंदर घुसे हुए हैं। डर रहा है यहाँ पे। अंदर कोई है? तुम ऐसा करो, तुम इस रास्ते से जाओ और तुम पीछे के रास्ते से जाओ। भैया, पुलिस आ गई।
बहुत जल्दी, अरे जल्दी चढ़ना ऊपर। हाथ खोले। पकड़, निकाला है तुम लोगों का रिकॉर्ड मैंने। छोटी मोटी चोरी तो बहुत की है, लेकिन इस बार बड़ा हाथ मारा। चोरी के साथ साथ मर्डर और फिर रेप भी। अपना गुनाह कबूल कर ले, वरना इस बार फांसी पक्की है। हाँ साहब, हम लोगों ने उस आदमी को मिलकर मारा। और रेप रेप भी हम लोगों ने किया था साहब, हम लोगों ने किया था। पूरी बात बोल, पूरी बात बोल। 5 लाख रुपए दिए गए थे हमें ये काम करने के लिए। वो चौथा आदमी कौन है? चौथा आदमी नहीं मारो सर, बाराती ने तो सब गलत दिया है, बस अब तो दूल्हा बचा है। कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। क्यों मारा रजत को? भानु ने हमें सब कुछ बता दिया है। उस रात तू ही था वो चौथा आदमी। मैंने मारा रजत को, उससे बदला लेना था उससे। किस बात का बदला? मुझे तो बिजनेस करना था, मैंने उसके लिए उससे पैसा मांगा था, उसने नहीं दिया, मैंने उसकी जान ले ली सर, मैंने जान ली उसकी। डालो इसको लॉकअप में। मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। प्रीति इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है कि उन हिस्ट्री शीटर्स की जगह सपनेस ब्रदर्स का हुलिया बता रही है। टीम के बाकी खिलाड़ी तो मिल गए, टीम का कैप्टन मिलना बाकी है। कहाँ है शुभम? आप आई हैं, वो भी आ जाएगा। बैठिए। लो, आ गया आपके पति के मर्डर का मास्टरमाइंड। लेकिन इसके पीछे इसका अकेला दिमाग नहीं है, इसके पीछे एक और मास्टरमाइंड है। जैसा कि आपने उस रात मुझे बताया था, मर्डर की रात 3 आदमी थे। लेकिन आपके बेटे को जब मैंने पूछा तो उसने कहा 4 आदमी थे। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, 4 ही थे। सनी बिल्कुल सही था, वो चौथा शुभम था। अब तुम बोलोगी या फिर इससे निकलवाऊं? ले जाओ इसे अंदर, मारो इसे और सच बुलवाओ। छोड़ दो उसे, मत मारो। इंस्पेक्टर साहब, इसकी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है। तुम क्या पागल हो गई? क्या बोल रही हो? शुभम, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, रजत का 8 महीने से बिजनेस में लॉस चल रहा था। वो रोज शराब पीने लगा, जानवरों की तरह वो मुझे रोज पीटता था। तंग आ गई थी मैं इस जिंदगी से। लेकिन शुभम ने मुझे संभाला। जो प्यार रजत को देना था ना, वो मुझे शुभम ने दिया। बस तभी से मैं शुभम से प्यार करने लगी और हम दोनों ने मिलकर उसको मारने का प्लान बनाया। प्लान तो अच्छा था, मगर फेल हो गया, है ना? लेकिन इनका रेप भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा था क्या? उन गुंडों ने प्रीति के साथ जबरदस्ती रेप किया। मैं गाड़ी के बाहर प्रीति के आने का वेट कर रहा था, मुझे तभी गोली चलने की आवाज आई। मुझे लगा गोली रजत को लगी, लेकिन
मुझे एक और गोली चलने की आवाज है। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। अरे कौन है वहाँ? मैं सुन भैया रहा है, मेरा सामान उठा। प्रीति 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 ए कौन है वहाँ? प्रीति अब मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने सबनेस ब्रदर्स के झूठे स्केच बनवाकर उन्हें क्यों फंसाया? क्योंकि रजत का बिजनेस को लेकर उनसे झगड़ा चल रहा था। मैंने सोचा क्यों ना उन्हीं को फंसा दिया जाए। गुप्ता जी आप पैसे दे दीजिए तभी आपकी बिल्डिंग का काम होगा। क्यों दूं पैसा? अपनी बात हो गई थी ना, तुम लोग फिर आ गए यहाँ पैसा मांगने के लिए। बेईमान कहीं के, चलो निकलो यहाँ से। जबान संभाल के गुप्ता जी, अगर हमने अपनी औकात दिखाई ना तो भोपाल से गायब हो जाओगे। हाँ देख लूंगा, और निकलो यहाँ से। मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, जाओ यहाँ से। ना छोड़ूंगा नहीं। देख लेंगे तुझे, छोड़ूंगा नहीं इसे। बदमाश कहीं के। ले जाओ इन दोनों को। रिश्तों की मर्यादा को भूलकर शुभम और प्रीति ने जो अपराध किया था उसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही थी। सनी के बयान ने न सिर्फ इस केस की दिशा बदल दी बल्कि असली मुजरिमों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। शुभम और प्रीति को रजत की हत्या की साजिश रचने के लिए और भानु सिंह और उसके साथियों को रजत की हत्या करने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। शुभम ने अपने भाई के विश्वास को तोड़ा और प्रीति ने पत्नी के नाम को कलंकित किया। अगर उसे अपने पति के व्यवहार से कोई तकलीफ थी तो वो चाहती तो अपने पति से अलग हो सकती थी, लेकिन उसने रास्ता अलग करने की बजाय रजत को ही रास्ते से अलग कर दिया। किसी को जिंदगी से हटाकर उसकी जान लेकर आप अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय